हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी जो बोलिए इम्पोर्टेंट, खास, इंटरेस्टिंग पासिंग मार्क्स सबसे ज़्यादा इसमें, मतलब कि क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम ऐसा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि जो स्टूडेंट इसको पढ़ लेता है वो समझता है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। और पूरा सिलेबस पढ़ लिया, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो समझिए कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का रेट है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हम लोग करेंगे। ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग चैप्टर अलग से पढ़ लिए हैं, लेकिन नेशनल इनकम पढ़ाने जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट टॉपिक है, सोच रहे हैं ना। और इसी में आप सब कुछ कंट्री के बारे में विशेष रूप से जानिएगा। एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, और कंट्री हम लोग का कैसे चलता है, मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, नेशनल इनकम के बारे में क्यों पढ़ना, क्यों आवश्यकता है, तो सब कुछ इसी में देखें। कहाँ से प्रोडक्शन होता है, कैसे एक्सपेंडिचर होता है, क्या क्या लीकेज होती है, क्या क्या आपको इंजेक्शन करना पड़ता है सिस्टम में, ठीक, कहाँ से इनकम आ रहे हैं, कहाँ इनकम जा रहे हैं, तो सब कुछ जान जाइएगा। इसके बाद में समझिए कि आप अपने घर का जो बजट होता है ना, बजट खुद से तैयार करिएगा। बजट चैप्टर अलग से पढ़ना है, लेकिन समझ जाइए कि कैसे क्या सब कुछ होता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसा बोरिंग टाइप का लगेगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें है, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल है, लेकिन खैर आप लोग को दे दिया ऑब्जेक्टिव में। हम लोग को तो सब्जेक्टिव में था, हम लोग को बहुत न्यूमेरिकल वगैरह बनाए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो क्या न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन शॉर्ट रहेंगे। तो ज़्यादा फार्मूला वगैरह का यूज नहीं करेंगे, कम फार्मूला में काम हो जाएगा। ऐसे फार्मूला के लिए अलग से मैं नोट्स बना के उसमें दे दूंगा। इसमें उतना फार्मूला वगैरह है नहीं, लेकिन जो नोट्स है हम लोग इसी नोट्स से पढ़े थे, लेकिन हम लोग बोर्ड से लिखते तो कॉपी में नोट्स बनाए हैं। ये तो आपको प्रिंट आउट किया हुआ है, PDF से निकाला हुआ है और टाइपिंग किया हुआ है। ये सर जो हम लोग का थे ना इकोनॉमिक्स के, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के 2 टीचर थे हम लोग कॉलेज में। श्रीवास्तव सर थे, भी इकोनॉमिक्स के बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो पढ़िए, चैप्टर का स्टार्ट करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आराम से, कोई टेंशन अभी लेना नहीं है, बस इकोनॉमिक्स ही चल रहा है। इंग्लिश वगैरह चलेंगे मंडे से, तो अभी टेंशन नहीं लीजिए। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, सब सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग पास टाइमिंग थोड़ा सा, मेरा भी क्लास वगैरह स्टार्ट हो चुका है, तो दिक्कत हो रहा है। तो बस एक एक वीडियो जाएंगे पर डे, ज़्यादा वीडियो वगैरह जाएंगे नहीं, बहुत टाइम कम बचा है। लेकिन आप लोग का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि भैया बीच में छोड़ के चलेंगे, जी नहीं, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। वीडियो तो पर डे एक दिन जाएगा ही जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेशनल इनकम क्या होते हैं, नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट दो चीज़ें, जैसे कि एक सिक्का में दो चीज़ होते हैं, एक हेड एक टेल। सिमिलरली नेशनल इनकम भी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, एक हेड है एक टेल है। नेशनल इनकम जितना लोगों का इनकम हुआ, और नेशनल प्रोडक्ट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू तो हम मनी के टर्म में देखेंगे, तो मनी के टर्म यानी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू या फिर नेशनल इनकम, दोनों सेम चीज़ है। तो नेशनल इनकम के बारे में डिफरेंस हम लोग बाद में देखेंगे, किसका इनकम कैलकुलेट किया जाता है, किसका इनकम कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्योंकि कुछ कुछ हमारे जो रेसिडेंट है तो बाहर भी काम कर रहे हैं, या बाहर कंट्री के कुछ लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो कौन का पैसा ऐड करेंगे, कौन का नहीं करेंगे। आखिर नॉर्मल GDP क्या होता है, रियल GDP क्या होता है, NNP क्या होता है, NDP क्या होता है, ठीक है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, फ्लो क्या होते हैं, रियल, मतलब बहुत टर्म आगे मिलेंगे, पढ़ते जाएंगे, तभी उतना माइंड में आ नहीं रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग सब कुछ धीरे धीरे सीखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पढ़ा दिए, एक चैप्टर ही पढ़ा दिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज ए होल। वैसा इकोनॉमी पार्ट का थ्योरी है जो कि पूरा इकोनॉमी को एज ए होल, एज ए एग्रीगेट के रूप में पढ़ता है। थ्योरी क्यों है, थ्योरी है क्योंकि सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वही कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी का वह पार्ट है जो कि स्टडी द बिहेवियर ऑफ किसका, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। स्टडी करेगा, सब्जेक्ट है तो स्टडी करेगा ना, लेकिन किसका, ऑफ द एग्रीगेट एंड इकोनॉमी एज ए होल, पूरा इकोनॉमी, पूरा सिस्टम का होल संपूर्ण रूप से स्टडी करता है। स्टडी क्यों करता है, क्योंकि यह सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक थ्योरी का क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जो कि एग्रीगेट के रूप में स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स का दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो एग्रीगेट का स्टडी कर रहा है एज ए होल, तो मैक्रो, एंड इंडिविजुअल का स्टडी करता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक थ्योरी आएंगी, वहाँ पर भी स्टडी ऑफ बिहेवियर, लोगों का व्यवहार का स्टडी किया जाएगा। व्यवहार करने का मतलब कि कैसे क्या स्केयर रिसोर्सेज का इफिशियंटली आप यूज करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, कैसे कितना बर्बाद करते हैं, कितना सही में यूज करते हैं, तो उसी को बिहेवियर बोला जाता है। उसी बिहेवियर को स्टडी करके बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में नेशनल इनकम के बारे में पूर्ण रूप से स्टडी, फुल एम्प्लॉयमेंट कंट्री में है कि नहीं उसके बारे में, जनरल प्राइस लेवल यानी मार्केट का प्राइस लेवल क्या है उसके बारे में, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक इंडिविजुअल का डिमांड नहीं, एक मार्केट का डिमांड क्या है। तो पूर्ण रूप से सारे चीज़ को पढ़ेंगे, सारे को एक एक वर्ड, एक लाइन को समझिए,
और मतलब कि उसके बाद समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट में डाल दिया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, वह वैसा इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है जो कि स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज ए होल। एक और कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसे इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है जो कि ह्यूमन बिहेवियर कर सकते, बिहेवियर की जगह ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज ए होल के रूप में, पूरा सिस्टम, पूरा कंट्री का जो भी मानव का बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में एक सिस्टम में जो भी बिहेवियर है तो सारे को होल में स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। तो किसका पार्ट है? एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी का एज ए होल। तो जो भी डिफिनेशन का अपने हिंदी अपने अनुसार भी कुछ कर सकते हैं, बस जितना मैं समझाना चाहा, जितना बताना चाहा, तो इस लाइन का अर्थ यही है, बस समझिए और आगे हम लोग पढ़िए। चलिए, हो गया कि इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है जो बिहेवियर हम, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी टर्म पे पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसी टर्म पे सारा चैप्टर बेस्ड है, तो कहीं से कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर या इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर, मैक्रो इकोनॉमी का है एक इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है जो कि स्टडी करता है एज ए होल के रूप में, पूरा एग्रीगेट के रूप में, एज ए एग्रीगेट के रूप में पूरा इकोनॉमी को स्टडी करता है। तो इसका फीचर क्या है, विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि डिफिनेशन को बहुत ही अच्छे से हम लोग देख चुके हैं, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। या सिंपल वर्ड में कह सकते हैं ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी करने का सब्जेक्ट है जो कि एज ए होल रूप से स्टडी करता है कोई भी इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी में ही इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है। इस सब टर्म को जो अंदर से पूरा डीप में जाकर समझिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा सोचने योग्य। मैंने एक अर्थशास्त्री का नज़रिया से देखिएगा, स्टूडेंट का नज़रिया से डिफिनेशन रट के एग्जाम कोई दे देता है, लेकिन आगे इकोनॉमिक्स लेना। देखिए, मेरे क्लासमेट जितने थे इकोनॉमिक्स कोई नहीं, जितना मेरा दोस्त था सब कुछ, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई आर्ट्स के टाइम में हिस्ट्री में, कोई ज्योग्राफी में, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स लिया। हमको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमको पढ़ने में, पढ़ाने में सब में अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा क्लास में मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करता था, खड़ा होकर इसमें भाषण देने लगता था, तो बोलते कितना बोलता है, बोलते हैं कि हमको इसमें इंटरेस्ट है, हम इसमें सर से बहुत पूछते थे, कोई स्टूडेंट नहीं पूछता था। आज भी, अभी तो कोलंबस में है तो अभी भी बहुत स्टूडेंट मिलता है, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत कम ही लिया है, मतलब कि बोलता है कि तुम इकोनॉमिक्स में लिया। हाँ, तो और क्या, बस जिसमें इंटरेस्ट है उसको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त वो पढ़ रहा है, मेरा दोस्त वो पढ़ रहा है, जी नहीं, हमको जिसमें इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब तो काफ़ी डिस्कस कभी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहा है तो सब कुछ ठीक है। अब साइंस क्षेत्र में हमको नहीं जाना है, हमको मान लीजिए कोई जनरल कंपटीशन या फिर हमको कुछ प्रोफेसर टीचिंग, तो हर सेक्टर में टीचिंग में आप जा सकते हैं, फिजिक्स के भी टीचिंग तो हर लाइन में है, लेकिन करियर को देखते के साथ हम लोग को इंटरेस्ट भी देखना है। करियर हर सब्जेक्ट में मिल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस सब बात को समझिएगा। तो आप लोग भी अपना अपना बिहेवियर, अब इकोनॉमिक्स को मैं जितना इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, जितना इंटरेस्ट से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बस एग्जामिनेशन को पास होने का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उन लोग इकोनॉमिक्स क्यों लेंगे? इकोनॉमिक्स तो वही लेंगे जिनको इंटरेस्ट है, जिनको आगे पढ़ने का शौक है, लेगा कि नहीं हमको थोड़ा सा कंट्री का सिस्टम में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एंटर करना है, हमको देखना है कैसे क्या होता है, आखिर मार्केट कैसे चलता है, कैसे लोगों का बजट से तैयार होता है, हमको चलाना है, वो कंट्री को चलाना है, हमको देश को चलाना है। तो ये सब जब लालसा माइंड में जाएगा ना, तब लगना इकोनॉमिक्स ही पढ़ना चाहिए। तो लगता है पढ़िए, इंटरेस्टिंग तो लगेगा, ये सब की बात है, नहीं लगेगा नहीं। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे, क्योंकि मेरा फेवरेट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में क्या है, माइक्रो में तो थ्योरी, टेबल, डायग्राम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे, तो सब थोड़ा सा है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, तो थ्योरेटिकल टाइम का है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसमें तो उतना क्लियर नहीं है जितना कि मैक्रो में इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है मैक्रो, ठीक है। तो चलिए, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल। अब पूरा इकोनॉमी एज ए होल तो स्टार्टिंग में बोलते थे, इस टर्म को हमेशा याद रखना होगा कि पूरा इकोनॉमी का, तो किसका स्टडी करेगा, सब करेगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल, वैसा पॉलिसी का स्टडी करता है रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल, जो कि पूरा इकोनॉमी में एज ए होल के रूप में कोई पॉलिसी वगैरह बन रहे हैं, कुछ नियम कानून बन रहे हैं, तो उसी को स्टडी करता है। इकोनॉमी यानी कि कंट्री सिस्टम, तो सिस्टम में वैसा कोई पॉलिसी जो कि मतलब कि एग्रीगेट के रूप में, मतलब वैसा पॉलिसी का स्टडी करता है जो कि पूरा इकोनॉमी एज ए होल काम करता है। मैक्रो इकोनॉमी से स्टडी, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, चलिए ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी से स्टडी एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी सच, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी सच एज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारे का स्टडी करता है, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी ये सब आ जाते हैं। तो फर्स्ट में वही बोला कि इकोनॉमी स्टडी, तो पॉलिसी के बारे में, जो कि पॉलिसी रिलेटेड इकोनॉमी एज ए होल, मतलब पूरा सिस्टम, पूरा इकोनॉमी एज ए होल के रूप में कोई पॉलिसी बन रहा है तो उसका स्टडी करता है। नीचे में बता रहा है कि ऐसा एग्रीगेट इकोनॉमी स्टडी, इकोनॉमी मतलब कि ऐसे पार्ट को स्टडी करता है जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल लेवल हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एग्रीगेट ऑफ
इकोनॉमी एज ए क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी सच एज एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी में जो आते हैं उनको स्टडी करता है नेशनल इनकम, सारे एग्रीगेट में आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड मीडिया। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका भी स्टडी करता है, हेल्प इन द एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कहने का मतलब कि आर्थिक, मतलब कि फ्लक्चुएशन में होता है कि कम या बेसी, कहाँ पे मतलब कभी होता है कि इन्फ्लेशन आ गया, कभी महंगाई आ गया, कभी पूरा मार्केट थम हो गया, कभी क्रैश कर गया, कभी कुछ, तो उसका क्या रीजन है ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताता है कि आखिर इतना मतलब बजट से कम आ गया, बजट इस बार क्या बोलते हैं, बजट बनाए मेरा कंट्री जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं कर पाए, प्रोडक्शन कम गया, कहीं प्रोडक्शन बढ़ गया, तो जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, उसका रीजन क्या है, तो उसे हमें एनालिसिस करके बताता है कि क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है, इसके बारे में भी स्टडी करता है, हेल्प करता है, मदद हम लोग को करता है पढ़ने में। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर रिलेटेड विथ द इंटायर इकोनॉमी। अब मैक्रो इकोनॉमी के जितने वेरिएबल, जितने बदलाव हो रहे हैं तो पूरा इकोनॉमी का बदलाव देखा जाता है। कुछ भी मैक्रो इकोनॉमी में चेंजिंग हुआ, मैक्रो इकोनॉमी बेस्ड नेशनल इनकम ही एग्जांपल में आता है, तो नेशनल इनकम में चेंजिंग हुआ तो एक पर्सन का इनकम नहीं देखा जाएगा, एज ए होल के रूप में देखा जाएगा। ये जनरल प्राइस लेवल, शुगर का, चीनी का दाम बढ़ा तो चीनी का दाम पूरा कंट्री में कितना बढ़ा उसका देखा जाता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट वेरियस पॉलिसी मेजर्स एट अ मैक्रो लेवल टू सोल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, या फिर जो भी देखते हैं इसका क्या थोड़ा छोटा करते हैं, सोल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए नीचे दे दिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये सब गैप के बारे में पढ़िएगा आगे चल के, जहाँ पे जनरल क्या है, मेजर ऑफ इनकम और इनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे पढ़िएगा इन्फ्लेशन गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, तो ये दोनों पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन गैप क्या है, डिफ्लेशन, यहाँ पे एक से डिमांड आ जाता है और सप्लाई में कमी है तो इन्फ्लेशन गैप देखने को मिलता है, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है तो डिफ्लेशन गैप देखने को मिलता है। तो वही कहकर मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट वेरियस पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी में को तालमेल बैठाने में मदद करता है, एंड मेजर्स एट मैक्रो लेवल टू सोल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और मेजर करके बताता है मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि पॉवर्टी वगैरह के बारे में स्टडी करके इस समय क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है तो बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू कंपेरिजन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द डिफरेंट कंट्री, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी बताता है कंपेयर करके कि हम लोग का प्रोग्रेस कितना है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, यानी कि नेबर ऑफ कंट्री के कंपेयर में हम लोग का डेवलपमेंट कितना है, जीडीपी कितना, जीडीपी से कंपेयर करेंगे ना तो जीडीपी कहाँ से कैलकुलेशन है, नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम किसका पार्ट है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो बस इतना को नहीं समझिएगा ना, तो बस एक ही बात याद रखिए कि जो भी स्टडी करेगा तो इकोनॉमी में करेगा, एक सिस्टम में करेगा, लेकिन एक थ्योरी, क्योंकि एक सब्जेक्ट है थ्योरी के रूप में करेगा। दूसरा चीज़ और सेकंड लास्ट में ये है कि एज ए होल मान के चलना, कुछ भी स्टडी करता है तो एज ए होल लेके चलता है, ठीक है ना। तो बस इतना को माइंड में रखिएगा, तो थ्योरी उतना अंदर से क्वेश्चन देगा, घुमा के देगा तो पूछे, ये सब लिखना थोड़े हम लोग को, लिखना नहीं, बस समझना है एक बात को, ठीक है। अब एक वर्ड को देख लेते हैं क्या बोलते हैं, चलिए ठीक है, वीडियो चल रहा है। क्या इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है दोनों का दोनों, जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट में कि क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री, तो दोनों कंप्लीमेंट्री एक दूसरे को पूरक है, तो पूरक कहने का मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो इंटरडिपेंडेंस कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। कैसे निर्भर है देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो है जो छोटा वाला है वह बड़ा पर निर्भर करता है। कैसे करता है थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोला कि चेंज इन द एग्रीगेट एट मैक्रो लेवल डज इम्पैक्ट द इकोनॉमिक यूनिट एट इंडिविजुअल लेवल, यानी कि मैक्रो लेवल पे जो भी चेंजिंग हो रहा है वह इंडिविजुअल लेवल पर उसका प्रभाव डालेगा, उसका इम्पैक्ट डालेगा। कैसे देख लीजिए, इंक्रीज इन द ओवरऑल टैक्स रेट, पूरा टैक्स रेट बढ़ा दिया सभी पे, वुड इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल, तो वह इंडिविजुअल को भी प्रभावित करेगा ही करेगा। इंडिविजुअल डिसीजन कैसे, बाई, कैसे इंडिविजुअल डिसीजन टू बाई ए गुड्स हैज़ इट्स प्राइस गोज अप, तो जो गुड्स खरीदेगा तो उसका दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल टैक्स बढ़ चुके हैं, ओवरऑल टैक्स बढ़ जाएंगे तो एक इंडिविजुअल गुड्स का भी दाम बढ़ जाएंगे, तो उस पर टैक्स लग जाएंगे तो उसका दाम बढ़ गया, उसका दाम बढ़ेगा तो अब इंडिविजुअल का भी जो भी प्रभाव हुआ ना, अब व्यक्ति एक सिंपल है तो आप गुड्स खरीदिएगा तो आपको रेट ज़्यादा देना होगा, तो इसीलिए प्रभावित करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखिए, जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब जनरल प्राइस मतलब कि पूरा पूरा एज ए कंट्री का प्राइस, कोई भी कंट्री का पेट्रोल, पूरा पेट्रोल भारत कंट्री का देखा जा रहा है तो कह रहा है इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जनरल प्राइस लेवल जो भी है, यानी कि एक आमतौर पर जो केंद्र सरकार कोई प्राइस निर्धारित कर दे दी तो वह कमोडिटी के प्राइस को प्रभावित करेगा एज ए इंडिविजुअल के रूप में, ये भी होता है।
एंड लास्ट क्या है, अ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी डिपेंड नॉट ओनली ऑन द रिलेटिव फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। देखिए केवल डिमांड सप्लाई पे क्या बोलते हैं कमोडिटी का प्राइस का डिटर्मिनेशन नहीं होता है, उसके बाद उससे जो हम लोग पढ़े थे कि सब्स्टिट्यूट गुड कंप्लीमेंट्री गुड, यानी कि उसी को यहाँ बोला कि अदर गुड, तो अदर गुड पर भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे अदर गुड करने का मतलब कि अदर गुड पर भी किसी गुड्स का प्राइस यानी कि उसका निर्धारण करने का, यानी जो ये प्राइस का डिटर्मिनेशन है तो अदर गुड पर भी डिपेंड करते हैं। तो वही करके प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी डिपेंड नॉट ओनली द क्या है रिलेटिव फोर्स ऑफ डिमांड एंड प्राइस, बस केवल डिमांड एंड प्राइस, डिमांड सप्लाई क्या है उसी पे उसका नहीं होता है, बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स का डिमांड सप्लाई क्या है तो उस पर भी दूसरे गुड्स यानी उस कमोडिटी का डिमांड एंड प्राइस पर, यानी कि उस कमोडिटी का प्राइस मतलब कि क्या बोलते हैं एक तरह से कहिए कि उसका निर्धारण करने के या फिर प्राइस में चेंजिंग जो भी बोल सकते हैं, तो डिपेंड करता है अदर गुड्स पर, बस उस गुड्स का फोर्स और सप्लाई पर केवल नहीं करता है। ठीक, तो अदर गुड्स यानी कि इंडिविजुअल गुड्स स्मॉल लेवल पे, तो हम लोग होल लेवल पे देख रहे हैं इसको। लास्ट में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम एंड द जनरल प्राइस लेवल, यहाँ से एंड का द यहाँ से, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे इसमें लिखा हुआ तो मैनेज करिएगा। तो क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड का लेवल पर भी लेवल पर ही मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट डिपेंड करेगा। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, तो किस पे डिपेंड करेगा, एग्रीगेट डिमांड कितना है उसके अनुसार, नेशनल इनकम लोगों का कितना है एंड द जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री कितना है। कहने का मतलब कि आप सोचिएगा कि बस मेरा सब कुछ हो जाए, मेरा खुद का सब कुछ हो जाए, आपका खुद से कुछ नहीं होगा, जो कि जनरल प्राइस लेवल जो कंट्री में है उसी पे आपका प्राइस डिपेंड करेगा। आपका इनकम तो ही जुड़कर पूरा नेशनल इनकम बना है कि इंडिविजुअल का इनकम, इंडिविजुअल का सप्लाई, इंडिविजुअल का डिमांड, सभी को जोड़कर ही हम लोग एक मैक्रो एज ए होल के रूप में स्टडी करते हैं किसी भी सिस्टम में। ठीक, तो वही करेगा, माइक्रो हमेशा मैक्रो पर डिपेंड करेंगे और सिमिलरली रूप से मैक्रो आपको माइक्रो पर डिपेंड करेगा। ये सब डिफरेंस हो गया तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन नेशनल इनकम पढ़ते वक्त भी सबको पढ़ा जाता है, क्योंकि विदाउट मतलब क्या बोलते हैं बिना इसको समझे आप नहीं समझ सकते इस चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर का मेन पार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट आगे होगा, लेकिन ये सब पार्ट नहीं समझिएगा तो चैप्टर समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे, इसको भी 2 लाइन देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है कि चेंज इन द वेरिएबल एट माइक्रो लेवल डज इम्पैक्ट द इकोनॉमिक यूनिट एट माइक्रो लेवल, यानी कि मिस्टेक हो गया यहाँ पर, चेंज वेरिएबल माइक्रो लेवल इम्पैक्ट द मैक्रो होगा, यहाँ पर डिपेंड है मैक्रो होगा ना, दोनों माइक्रो में लगे, मैंने कि माइक्रो पर जो चेंजिंग हुआ मैक्रो पर भी डिपेंड करे। कैसे एग्जांपल देखिए, एग्रीगेट डिमांड डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड जो पूरा संपूर्ण डिमांड है और किस पर डिपेंड करता है, ऑन इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ एन इकोनॉमी। एक इंडिविजुअल, एक खास व्यक्ति जो है इकोनॉमी में, तो उसी के डिमांड पे पूरा हम लोग का एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करता है। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री। क्या बोले, जो नेशनल इनकम कंट्री का है वो क्या है, वो सम टोटल है किसका, ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो भी इंडिविजुअल है, ये खास व्यक्ति हैं, उन्हीं सभी का जो इनकम होगा उसी पे डिपेंड करता है कंट्री का नेशनल इनकम। फॉर एनालाइजिंग द जनरल प्राइस लेवल स्टडी द प्राइस थ्योरी इज इसेंशियल। जनरल प्राइस थ्योरी को एनालाइज करने के लिए, यानी कि कहिए कि डिटरमिनाइन करने के लिए आपको स्टडी करना होगा किसको, प्राइस थ्योरी इज इसेंशियल, यानी कि क्या प्राइस थ्योरी बोल रहा है, एक व्यक्ति क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसका प्राइस देना चाहता है, तो उसका आपको स्टडी करना होगा, तभी आप कंट्री का प्राइस निर्धारण कर सकते हैं। नहीं तो स्टॉक मार्केट क्रैश जब करता है, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था, कहाँ पर, यही मार्केट सिस्टम नहीं था, बस सब इन्वेस्ट करते गए और पूरा ग्रेट डिप्रेशन आ गया, पूरा उसका मंदी हो गया, मार्केट बैठ गया था, कुछ बचा ही नहीं था। तो ये सब देख के समझ के ही चलाया जाता है। कंट्री में कब आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं, कोरोना जैसा काल, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिना सबको समझे, बिना क्या बोलते, बहुत इकोनॉमिक्स पढ़िए, डीप में पढ़िए, खुद से पढ़िए, जितना बुक वगैरह पढ़िए, नोट्स पढ़िए, जितना इंटरेस्ट लेकर पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमसे तो जितना बनता है मैं बस उसके लिए रेडी रहता हूँ हमेशा, तो मैं तो कहीं पीछे हटता नहीं हूँ। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये तो हम लोग चैप्टर 1 में भी देखे थे, चैप्टर 2 में भी देखे थे, मतलब कहना नहीं, बहुत बार देखे, बहुत स्टूडेंट का तो माइंड में बैठ गया होगा क्या होता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। इट इज़ द कंसर्न विद एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, फार्मर कंज्यूमर इंडिविजुअल से कंसर्ट लगाव रखता है, डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक के बारे में, नेशनल इनकम प्राइस लेवल। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यह मान के चलता है कि हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट है,
कोई दिक्कत नहीं, सभी सभी कोई काम में है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये मान के चलता है कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है वो अंडर फुल है, यानी कि पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हमको फुल एम्प्लॉयमेंट देना है, या फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चलता है। इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन, बताया था इसका प्रॉब्लम ये होता है कि प्राइस निर्धारण नहीं कर पाता है। एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका यह प्रॉब्लम होता है। अब इसका प्रॉब्लम है कि प्राइस का निर्धारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल के रूप में देखिए और उसको फुल देखिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, इक्विलिब्रियम इन ओवरऑल मार्केट, यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। तो इतना ही डिफरेंस नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने बता दिया था उस चैप्टर को, उस पीडीएफ को देखिएगा, या पिछले वीडियो में भी बताया था, ऐसा बात नहीं कि बताया नहीं था। तो थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से ना, तो सब कुछ समझ में आ जाता है, ऐसा बात नहीं समझ में नहीं आएगा। चलिए, एक लड़का बोल रहा था भैया थोड़ा सा स्ट्रेटजी वगैरह बताइए, बताया जाएगा, संडे वगैरह को बताया जाएगा। स्टडी पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ना सब कुछ होगा, पहले एक बार पढ़ तो लो, उसके बाद देखा जाएगा, इसे बताएंगे। संडे को स्पेशल क्लास ले लेंगे तो उसको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे क्या कैसे पढ़ना, कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी बस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए। देखिए यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर आगे में देखिए सब बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का देख लीजिए, और कल से हम लोग चैप्टर को कल से अच्छे से, आज तो बस एक दो वर्ड में फंस गए तो उसी में ज़्यादा टाइम मार दिए, तो बस एक दो वर्ड में ठीक है, एक वर्ड में फंस रहे, समझ रहे, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि एक लाइन में एक वर्ड में समझेंगे, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, फिर कहना क्या चाहता है, वैसे पढ़िए, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी रिवीजन तो वन शॉर्ट रिवीजन देंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, लास्ट में सब होता है, ठीक है ना, जब हम लोग का सब कुछ क्लियर रहेगा तब। चलिए, नेशनल इनकम क्या है? द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज टर्म्ड हैज ए नेशनल इनकम। ड्यूरिंग द ईयर कहने का मतलब कि एक ही साल के अंदर, ऐसा नहीं, हर साल नेशनल इनकम। और नॉर्मल रेसिडेंट, इसको तो एकदम घेर लीजिएगा, नॉर्मल रेसिडेंट यानी कि जो मेन निवासी जो है कंट्री का, भले वह बाहर काम करता हो, दूसरा कंट्री में काम करता हो, पता नहीं, लेकिन वह कंट्री का होना चाहिए, यानी कि भारत का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक जो पैसा कमा रहा है, द सम ऑफ द इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन है नेशनल इनकम। डिफिनेशन को याद रखिएगा, डिफिनेशन अभी नहीं देगा तो कभी देता ही है, लेकिन अब तो क्या बोलते ऑब्जेक्टिव है, तो फिर भी माइंड में रखना है कि नॉर्मल रेसिडेंट का जितना भी इनकम होता है उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोला जाता है। नेशनल प्रोडक्ट क्या है? द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री इन वन ईयर इज नोन है नेशनल इनकम। नेशनल प्रोडक्ट, एक साल में कंट्री में क्या क्या प्रोडक्शन हुआ, तो उस गुड्स एंड सर्विस का मार्केट वैल्यू क्या है, सम ऑफ द मार्केट वैल्यू। बस यहाँ पे इनकम देखा गया, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना। तो मार्केट वैल्यू और इनकम दोनों दो चीज़ हैं। दो चीज़ कैसे? आपका इनकम कहाँ से आया, आप कुछ सामान खरीदे, कुछ सर्विस किए, तो गुड्स एंड सर्विस का जो वैल्यू है, उसी वैल्यू का ना आपका पैसा मिला, तो आपका इनकम उसी से ना बना। तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। गुड सर्विस आप खरीद रहे हैं, आपका इनकम बना है, तो गुड सर्विस का जो दाम हुआ तो वही तो मार्केट वैल्यू हुआ। तो मार्केट वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट, तो वही है। द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू हम पैसा के रूप में देखेंगे ना, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईयर इज नोन एज नेशनल प्रोडक्ट, यानी गुड्स एंड सर्विस का दाम तो नेशनल प्रोडक्ट, और आपका इनकम यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, बस दो पहलू देखने का दो नज़रिया है। मॉनेटरी नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो समझ गए, अब मॉनेटरी क्या है भैया और रियल क्या है भैया, थोड़ा सा बता दीजिए, हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि नेशनल क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ नॉर्मल और रियल जो भी। एक सेकंड तो एक सेकंड, चलिए। तो क्या है मॉनेटरी नेशनल इनकम, क्या है इसको देख लीजिए, खत्म हो जाएगा इसके बाद। मॉनेटरी नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम एट ए करंट प्राइस इज टर्म्ड एज मॉनेटरी नेशनल इनकम, यानी कि करंट प्राइस करने का मतलब कि एक बेस प्राइस होता है, करंट प्राइस होता है। क्लास 11 तो पढ़े होंगे, बेस ईयर, वैसा ईयर जो कंपेयर करने में काम देता है, एक अच्छी एक मतलब देखते हैं वैसा ईयर में कोई घटना ना हो, कोई अकाल ना आ जाए, या फिर एक मतलब ढंग का ईयर रहना चाहिए, वैसा ईयर को बेस ईयर माना जाता है। कुछ मतलब कोई फिक्स नहीं है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, मैंने 10 साल के आसपास में लेते हैं। अभी मान लीजिए 2022 है तो 2011 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ऐसे करके। ऐसे नहीं 1988 से मत ले लीजिएगा, नज़दीक में थोड़ा सा बीच में रहना चाहिए। तो वही एक बेस ईयर, तो करंट ईयर का प्राइस फिर कैलकुलेट करते हैं, तो आपका मॉनेटरी और रियल यानी कि बेस ईयर के प्राइस पे करते हो तो रियल होता है, ठीक है। नेशनल इनकम इन अदर वर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यू एट प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द ईयर, यानी कि जो प्राइस चल रहे हैं अभी कंटिन्यूस, तो उसी प्राइस में कैलकुलेट करते थे मॉनेटरी। एंड रियल नेशनल इनकम इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्राइस, क्योंकि बेस ईयर में उसका वैल्यू कुछ और था। आज प्रोडक्शन भले कम हो रहे, ज़्यादा प्राइस ज़्यादा है, तो आज का जीडीपी ज़्यादा दिखाएगा, पहले का प्राइस कम था, जीडीपी कम दिखाएगा।
प्रोडक्शन भले आज कम हुआ, पहले ज़्यादा। प्रोडक्शन मतलब नहीं रखता है आपका, रखता है कि बेस ईयर में क्या प्राइस थे, वो भी का प्राइस क्या है, तो उससे थोड़ा जीडीपी आगे पीछे होता है, ठीक है ना, जीडीपी आगे पीछे बढ़ता है। जीडीपी के आगे पढ़ेंगे, जीडीपी भी सब कुछ बताएंगे। इट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विस का वैल्यू है एट द प्राइस ऑफ द क्या है, बेस ईयर, बेस ईयर के प्राइस पे। इन द अदर वर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यू एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि बेस प्राइस पे जो उसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हो गया रियल नेशनल इनकम मॉनेटरी आपका करंट पेयर या प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर। तो रियल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इसको जो बोलते हैं रियल इनकम, फार्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बटा में इंडेक्स नंबर ऑफ द क्या है, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर कैसे निकाले थे हम लोग, तो इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, इसलिए इससे कभी क्वेश्चन देता नहीं, एक्स्ट्रा में दे दिया इंटू 100। या फिर एक और है कि इंडेक्स नंबर ऑफ ए करंट ईयर का इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं दो में कितना चेंजिंग हुआ, तो इंडेक्स नंबर ऊपर कर दिए, तो इसको डाउनवर्ड, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो नेशनल इनकम एट करंट और डिवाइडेड में नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट इंटू 100 इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर। इंडेक्स नंबर यानी कि दोनों का रेशियो, मतलब कंपेयर करने का एक नंबर होता है, इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा होंगे कि दो वेरिएबल में हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक और कंपेयर करने का, एक तो इंडेक्स नंबर था, एक और था उसका, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ क्या था उसका माइंड में, हाँ एक कोरिलेशन था, कोरिलेशन हम लोग देखे थे, वहाँ पे दो वेरिएबल, यहाँ पे बस करंट ईयर बेस ईयर का प्राइस, यहाँ पे दो वेरिएबल है, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्शन आगे पीछे होते रहता है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा गुड्स का होते रहता है, तो यहाँ पे कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा, दो चीज़ जरूर पूछेगा कि इंडेक्स नंबर का जो होता है कैसे निकालते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर निकालने का फॉर्मूला, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, यानी कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और बटा में नेशनल इनकम एट रियल प्राइस, यानी कि कांस्टेंट प्राइस जो था। तो कैसे याद रखेंगे, पहले क्योंकि पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग पढ़े करंट का, तो ऊपर में करंट आ गया, बाद में पढ़े बेस का, बाद में कांस्टेंट का, तो नीचे में कांस्टेंट इंटू 100। ये आसान करने का मतलब ये याद करने का तरीका आसान हो जाता है। इंडेक्स नंबर को इधर कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। एक लड़का पूछा तो भैया फिजिक्स का नोट्स सब दे दीजिए, तो फिजिक्स जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से नोट्स लो ना, अच्छा रहता है ना, जहाँ से पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, जिस टीचर से पढ़ेगा ना तो उसी का नोट्स, उन्हीं का नोट्स अगर पढ़ेगा तो याद होने का चांस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा याद होते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे, अभी हम लोग ऊपर में इसको पढ़ें तो याद हो, तो ऊपर में इसको लिख दिया ना, तो ऐसा होता है, जहाँ से पढ़िएगा तो ऐसा याद होने में, याद करने में आसानी होता है, तो वहीं का नोट्स पढ़िए, वहीं का नोट्स से रिविजन करिए, ठीक है ना। बस ज़्यादा तो खुद से ही पढ़ना है, ज़्यादा तो टीचर अगर थोड़ा बहुत समझाएंगे, ये ज़्यादा समझाते हो तो फिर भी तो पढ़ना तो खुद से है ना, तो ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे हम लोग रखिएगा ना, तो हम तो ज़्यादा रखते हैं। टीचर से बस गाइड ले लिए कैसे कैसे क्या करना, थोड़ा बहुत बता दिए, जितना बता दिए, बाकी खुद से पढ़ने का कोशिश करते हैं। खुद से नहीं पढ़िएगा तो नहीं ना समझ में आएगा उतना, तो जितना खुद से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको दोबारा देखिए, दोबारा पूछिए, तो क्लियर हो जाता है। चलिए, पर कैपिटा इनकम बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ द पीपुल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में लोगों का एवरेज इनकम क्या है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम कैसे, तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पे एंड पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का इनकम निकल जाएगा। टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द क्या बोलते हैं, सम ऑफ द क्वांटिटी बटा में नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो सम ऑफ क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है, पॉपुलेशन, तो हो गया। तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रत्येक व्यक्ति का इनकम कितना है एक साल में, तो सिमिलरली हो जाएगा रियल पर कैपिटा इनकम और दोनों हो जाएगा ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये तो आगे चल रियल पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, और एक होता है आपका ऊपर कहाँ चला गया, एक रियल था, एक और था ना, दोनों होना चाहिए ना। एक सेकंड, पर कैपिटा इनकम, एक सेकंड, हाँ मोनेटरी, एक रियल एक मोनेटरी, तो दोनों पर कैपिटा, एक करंट ईयर पे, एक मोनेटरी आपका जो कि पहले से बेस ईयर पे था, दोनों हम लोग रियल पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इन द टर्म ऑफ रियल प्रोडक्ट एंड सर्विस इज नोन है रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम इज इक्वल नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और बटा में आपका पॉपुलेशन। अब पूछेगा मोनेटरी के लिए रियल इनकम एट कहाँ पे, करंट प्राइस बटा में पॉपुलेशन, तो जो ऊपर में पढ़े उसी का यहाँ पर अगर करंट में कर दीजिएगा तो मोनेटरी, और बेस ईयर में करिएगा यानी कि पहले का, तो आपका क्या हो गया, रियल हो गया। वो रियल है, बेस वही है, आधार वही है। आज तो करंट में बढ़ेगा घटेगा, क्या है क्या नहीं होगा, मोनेटरी पैसा के रूप में देखा जा रहा है, तो वैसा बाद में होता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो आपका 29 मिनट 22 सेकंड यानी कि 30 मिनट का वीडियो जितना बनना चाहिए उतना बन चुका है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग आज देख लेंगे, इंपॉर्टेंस यूजेस बाकी सब कुछ कल से देखेंगे। इकोनॉमी वगैरह क्या है कल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ही ख़त्म करेंगे जो भी होगा। तो
तो थोड़ा सा केवल देख लीजिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कल देखेंगे। आज बस लास्ट टॉपिक इसी को एंड करते हैं। क्या था नेशनल इनकम अकाउंटिंग? क्या इट इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मापने का एक मेजर है, एक तरीका है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अदर सेक्टर में कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसका डाटा दिखाइए। इट इज़ द डाटा रिलेटिंग टू, देखिए डाटा के बात हो रहा है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी को डाटा को दिखाइए। उसी के डाटा से जानेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो डाटा के साथ उसका प्राइस भी तो रहेगा ना। तो मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, तो अदर वर्ड में ऐसा भी कर सकते हैं। नेशनल इनकम मापने का तरीका हो गया। तो तरीका कैसे हम लोग करेंगे, उसको देखेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, कितना सर्विस का, सारे का प्रोडक्शन का, सारे का वैल्यू को ऐड करेंगे। तो वही होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंस एंड यूजेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग का देख लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल मीन्स टू नो द मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। कंट्री का कैसा परफॉर्मेंस है, तो नापने का सबसे आसान और सबसे सुटेबल तरीका यही होता है। और साथ ही साथ कितना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इट हेल्प इन द मेजरिंग द लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। किस लेवल में, किधर डायरेक्शन मेरा जा रहा है, कंट्री का लेवल क्या है, तो यहीं से पता चलता है। क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अलग अलग सेक्टर में गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसका डाटा निकालेंगे। डाटा से कंपेयर कर लेते हैं कि मेरा कंट्री का लेवल कितना है, कितना जा रहा है, कहाँ पर कंट्री मेरा है, सबको देख लेते हैं डाटा से। ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नेशनल इनकम को कैसे बंटवारा करना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नेशनल इनकम का बंटवारा कहने का मतलब कि जो भी आपके पास पैसे हैं, तो कितना आपको लेबर को देना है, कितना मशीन में लगाना है, कितना आपको खुद बिजनेस में मतलब प्रॉफिट के रूप में देखना है, तो सब कुछ सोचना है। तो कहाँ पे लगाना है, तो हमको यही बताता है कि आपके पास इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इतना आपका पास जो भी है, तो उसी डाटा से क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। और साथ ही साथ नेशनल इनकम स्टडी का वेरी यूजफुल फॉर क्या है, फॉर्मुलेटिंग द वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में मदद करता है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो यहाँ से पॉलिसी वगैरह बनाने में मदद करता है। एंड इट इज़ हेल्प फॉर फॉर्मुलेटिंग द लेबर वेजेस पॉलिसी। और लेबर वेजेस पॉलिसी यानी कि लेबर के लिए कुछ नियम कानून बनते हैं, तो ये सब में भी मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी नेशनल इनकम मापने का एक तरीका है, एक जरिया। तो नेशनल इनकम हम लोग पैसा के रूप में देखेंगे। और पैसा कैसे बनेगा, पैसा आपका गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन से बनेगा। तो गुड्स एंड सर्विस कहाँ प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विस आपका फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। तो अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग सेक्टर में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी का डाटा को निकाले, तो उसी डाटा से देख लेते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना प्रोडक्शन होने वाला है। तो जो कल के पे टाले थे उसको आज ही खत्म कर दिए हैं। तो इसको खुद से पढ़िएगा, खुद से समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बेस्ट तरीका से कंप्लीट होगा। तो बस मेरे दोस्त, इकोनॉमी जो आपका टर्म यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कल से ऐसे क्या है पहले बता दिए हैं, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, पहले बता दिए इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक क्या है। स्टार्टिंग में एक एक वर्ड को बता दिए हैं कि दोबारा बताना ना पड़े, लेकिन फिर ही बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, पढ़ते और पढ़ाते चलेंगे। तो बस आज के लिए हैं मेरे दोस्त, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें और रिजल्ट धाकड़ बनाते रहें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।